इमरान खान साहब ने कल दोबारा उसी से दवाई मांग ली जिसकी वजह से वो बीमार हुए हैं। कल उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से कहा कि जनाब आपको साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने चाहिए। इमरान खान साहब के दिमाग से ये एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं निकल रही, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब दोनों ने कल परवेज़ खटक साहब को यरका लिया था, उनको डरा लिया था, उनको धमका लिया था। कैसे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का मशवरा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मशवरा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मशवरा क्या है, और अगर मौलाना का ये मशवरा मान लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी स्टडी है कि हमारे 70% व्यूअर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब आप कर दें, आपके पास ज़्यादा मौके नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इमरान खान साहब और पीटीआई को आदत है सिर्फ अपनी मनवाने की, और उन्हें सिर्फ वही जजेस चाहिए, वही लोग चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट से मांगना शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करने हैं। इस बार भी उन्होंने हैरान कर देने वाली एक ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। ये ख्वाहिश क्या है, इलेक्शन के हवाले से है, लेकिन इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। कल 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा था अडयाला जेल के अंदर, और वहाँ पे रिपोर्टर्स भी थे। वहाँ पे इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं उनसे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस्टेब्लिशमेंट स्टेप डाउन करे, पीछे हटे और एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए। तो उस पर एक रिपोर्टर ने कहा कि सर ये अजीब सी बात है कि आप स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फिर उन्हीं से कहते हैं कि अब वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन भी करवाए। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि और मैं किसको कहूँ, ज़ाहिर है वही लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सा तज़ाद है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, लेकिन वो जो कुछ हो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होना चाहिए। ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट करे लेकिन उसका फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को हो जाए, या महमूद अचकज़ई साहब को हो जाए, या मियां नवाज शरीफ को हो जाए, या आसिफ अली ज़रदारी को हो जाए, या फिर MKM को हो जाए, या किसी और जमात। इवन मेरा ख्याल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी फ़ायदा हो जाएगा, तो इमरान खान साहब उसे भी कबूल नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट करे, और जो कुछ भी करे मेरे साथ मिल के करे, और वो जो कुछ भी करे मेरे लिए करे। तो वो एक ख्वाहिश है जिसका वो इजहार बार बार करते हैं। तो कल भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ही कहा है कि जनाब अगर आप मसाइल का हल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और आपका एहतसाब ना हो, आपके ख़िलाफ़ लोग ना हो, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मुझे जेल से बाहर निकालें, फिर एक ऐसा इलेक्शन करवाएं जिसके सारे रिज़ल्ट्स मेरे हक़ में हों, और मेरे हक़ में होंगे तो वो साफ़ और शफाफ होगा। अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनको मानेगा कौन? क्या उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान लेंगे? क्या MKM उन्हें तस्लीम कर लेगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मान लेगी? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, और महमूद अचकज़ई साहब जो एक इत्तेहाद चला रहे हैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे, क्या वो इसे तस्लीम कर लेंगे, या ANP उसे मान लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी जमात होगी जो इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर कबूल करेगी। ठीक है। तो वो बेसिकली तो मैसेज बार बार दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और मैसेज भी वो दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। तो उनका जो तरीक़ाकार है इमरान खान साहब को, जो एक फास्ट बॉलर का होता है कि पहले डराएं, यरकाएं, फिर उसके बाद एक आहिस्ता बॉल फेंकते हैं। तो साथ साथ वो जनरल आसिम मुनीर, DGI दोनों को वो धमकाते भी रहते हैं, दोनों के बारे में कंपेन भी करते रहते हैं, और साथ इस साइड से एक मैसेज भी देते हैं कि जनाब आएँ, हमारे साथ बैठे, मामला दुरुस्त करें, आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान फिर इन मसाइल से निकल सकेगा। जो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर आज इस सतह तक पहुंचा है तो फ़र्क उसके अंदर इमरान खान साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इमरान खान साहब सड़कों के ऊपर लोगों को ना लेके आते, वो यहाँ पे क्यास और कन्फ्यूजन ना फैलाते, वो यहाँ पे मारा मारी ना करते, 9 मई जैसे वाक़यात ना होते, तो शायद पाकिस्तान आज बेहतर पाकिस्तान होता, वो इस किस्म की सूरत हाल का शिकार ना होता। तो पाकिस्तान को अगर आज ज़ख्मी कहा जाए तो उसको ज़ख्मी करने में इमरान खान साहब का बड़ा हाथ है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान साहब एक ज़िद्दी आदमी है। उनके जहन में जो कुछ आ जाता है वो समझते हैं कि रियलिटी वही है, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। वो आज भी ये समझते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी, जबकि जनरल बाजवा का कसूर ये था कि उन्होंने इनकी गवर्नमेंट बचाई नहीं थे। ठीक है। लेकिन ये चाहते थे कि जनरल बाजवा के ज़रिए गवर्नमेंट को बचाया जाए और चलाया भी जाए, जिस तरह पहले चल रही थी, जिस तरह पहले बच रही थी। तो ज़ाहिर है आर्मी पीछे हट गई। जब आर्मी पीछे हटी तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई। तो वो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि फ़ौज पीछे हटे,
वो आज भी ये कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कंधे के ऊपर जो आपने हाथ रखा वहाँ से उठाएं और मेरा कंधा हाजिर है, इसके ऊपर हाथ रखें, थपथपाएं और मैं बड़ा अच्छा इंसान साबित होऊंगा और मुझसे आपको कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि आरफ अलवी साहब तो बार बार ये मैसेज भी दे रहे हैं कि इमरान खान साहब सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, आप बात तो करें, बात क्यों नहीं करते। तो दूसरी साइड पे जो एक साइलेंस है ना, वो इमरान खान साहब और पूरी पार्टी को खाए जा रही है, क्योंकि ये पूरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, बल्कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो जब आप बंदे ही उनके हों और दूसरी साइड से अगर एक मुकम्मल खामोशी हो या आपको लिफ्ट ना करवाई जा रही हो तो फिर आपको एंग्जाइटी तो होती है। तो इमरान खान साहब की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से जो टेलीफोनिक रब्ता है वो ही बहाल हो जाए और कुछ नहीं तो, या एक पैगाम ही आ जाए उधर से, ठीक है, या कोई बंदा ही भेज दें और हमारे साथ बैठ के कहे कि हाँ जी दसो जी थोड़ा की मसला है। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए इमरान खान साहब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है इसे बिल्ड किया गया सिर्फ इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट करीब आ जाए, वो उनको धमका के, उनका ख्याल ये है कि धमका के उनको राज़ी कर लेंगे वो। तो ये जो जबकि रॉन्ग स्ट्रेटजी है ये जो पीटीआई वर्कर्स हैं जो टोटली इस वक्त ब्रेन वॉश हो चुके हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर चल रहे हैं या प्रोपोगंडाज कर रहे हैं पीटीआई के हेड्स के कहने के ऊपर, तो ये कहाँ जाएंगे? लेकिन सर मसला ये है कि ये लोग अगर वो हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं, तो इस ब्रेन वॉश का क्या फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इतनी कॉल्स दी उन्होंने, क्या कोई एक भी बंदा बाहर निकला है? कुछ थोड़े से लोग निकलते हैं, वो एक लिबर्टी चौक के ऊपर खड़े हो किनारे लगाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो भी फिर दोबारा नज़र नहीं आते। तो या तो ये जो ब्रेन वॉश्ड हैं वो करोड़ों की तादाद में बाहर निकल आए होते हैं ना, बाहर निकले होते तो फिर इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा था। इवन अब तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ से भी वो जलसा या जुलूस लेके यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ठीक है, देखें उनके पास 6 तारीख थी ना, तो जलसा कर लेते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िला कोई नहीं चला। वहाँ पे बढ़ के मारी गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा जी यहाँ से काफ़िले हर सूरत पहुँचेंगे, लेकिन फिर उसको कॉल ऑफ कर दिया कि जी मुहर्रम है, जो इससे पहले एक दिन हम बता चुके थे कि मुहर्रम की वजह से ये जलसा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मुहर्रम के बाद करेंगे। और उससे पहले भी कितनी इमरान खान साहब ने रैलीज़ का अनाउंसमेंट की और पार्टी ने भी की, लेकिन कहाँ से लोग आए? कोई लोग नहीं आए। तो वो अब अगर ये फ़र्ज़ करें ब्रेन वॉश लोग हैं तो ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं, और जिसने सोशल मीडिया को भी, जिसने ट्विटर उसको बंद कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी बंद कर दिया गया या फायरवॉल बन गए, तो ये सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगी। और इमरान खान साहब इसको अच्छी तरह समझते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक साइबर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि उन तालिब इल्मों की बुनियाद पे वो ठीक ठाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर लेंगे और कर लें। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट बड़ी तगड़ी है, ये पीछे नहीं हटेगी। इसका तरीका यही है कि आपने इनके साथ ही चलना है और उसका यही एक मेथड है कि आप कहें कि जी ठीक है हम इस सारे सिस्टम को कबूल करते हैं कुछ अरसे के लिए, आए बैठ के हम ये फ़ैसला करें कि हमने फ्यूचर में कैसे आगे चलना है। तो यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप दीवार के ऊपर डंडे चाहें जितने मर्जी बरसा लें, ये दीवार नहीं हिलने वाली। ठीक है नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा परवेज़ खटक साहब के हवाले से। परवेज़ खटक साहब को धमकी दी गंडापुर साहब ने कि आप यहाँ रह नहीं पाएंगे KPK में अगर आपने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान दिया तो। और जब वो बयान देने के लिए गए तो इमरान खान साहब उन्हें देख के मुस्कुराते रहे और उनकी हालत बड़ी गैर हो गई। ये पूरी डिटेल्स क्या है, कोर्ट रूम में हुआ क्या था, ये अब आपको डिटेल से बताओ। वो देखें, परवेज़ खटक साहब जब गए ना जी, एक तो ये था कि इमरान खान साहब को तवक्को थी कि परवेज़ खटक साहब आज नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कि आज़म खान साहब नहीं आए, जैसे कि ज़ुबैदा जलाल साहिबा नहीं आई, क्योंकि बड़ी ज़ोर लगाई, गवर्नमेंट ने ज़ोर लगाया, लेकिन ज़ुबैदा जलाल साहिबा गायब होगी, आज़म खान साहब गायब हो गए। तो परवेज़ खटक साहब के बारे में भी इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो आज नहीं आएंगे। उसकी 2 वजूहात थी। एक तो गंडापुर साहब बार बार ये कह रहे थे कि अगर इन्होंने गवाही दी तो हम इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, तो उससे सबका ख्याल ये था कि परवेज़ खटक साहब यर्क जाएंगे, वो नहीं आएंगे। और दूसरा इमरान खान साहब का ख्याल था कि परवेज़ खटक जैसा भी है मेरे सामने नहीं आएगा। लेकिन जब परवेज़ खटक आए तो एक तो इमरान खान साहब को बड़ा बुरा लगा, एक बार उनका रंग फिर गया, जिसको कहते हैं सख्ता तारी हो जाना। लेकिन फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की उन्होंने जो अमूमन इमरान खान साहब करते हैं, उन्होंने उनकी तरफ देख के ना मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो जब भी वो आई कांटेक्ट होता था तो इधर से इमरान खान साहब एक कहका लगाते थे, हंसते थे, जिससे परवेज़ खटक साहब जो थे उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था। फिर जब वो बयान रिकॉर्ड कर रहे थे तो इमरान खान साहब डाइस पे चले गए, वो सामने खड़े हो गए जाके। तो जब सामने खड़े हुए और आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे तो परवेज़ खटक साहब नीचे देखते थे, वो उनके साथ आंखें नहीं मिला रहे थे। तो एक तो हंस हंस के इमरान खान साहब ने उनको वीक कर दिया, दूसरा कुछ कमेंट्स भी दिए। उन्होंने कहा जी अब तो मियां नवाज शरीफ साहब के जो फ्लैट्स हैं उनके पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे तो 190 मिलियन पाउंड मांगे जा रहे हैं, तो उनसे भी आ जाएँ।
तो उस पर भी ज़ाहिर है उन्होंने को एम्बेरसमेंट की, उसको परवेज़ खटक साहब को एम्बेरस हुए वो एम्बेरसमेंट उनको, और वो कॉन्फिडेंस लूज़ किया उन्होंने। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि परवेज़ खटक साहब सिर्फ 15 मिनट बयान रिकॉर्ड करवा के तो वहाँ से खिसक गए, निकल गए वो। तो इमरान खान साहब इस मामले में तो कामयाब हो गए कि परवेज़ खटक साहब को यरका लिया उन्होंने, उनको परेशान कर लिया उन्होंने। जो परवेज़ खटक साहब जिनका ख्याल ये था कि हम नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो परवेज़ खटक साहब हैं ये बहुत ज़्यादा करीब थे इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब की जो मैक्सिमम डील्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसमें परवेज़ खटक साहब होते थे। कोई ऐसा वफ्त नहीं था जिसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात की हो या अपोजिशन के साथ की हो और उसमें परवेज़ खटक साहब ना हो। तो परवेज़ खटक साहब की प्लेयर थे, बल्कि ओपनिंग बैट्समैन थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के। फिर ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और ये सारी चीज़ें, और सेंसिबल आदमी है परवेज़ खटक साहब, क्योंकि इनके राब्ते हर तरफ हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ इनके राब्ते हैं। लेकिन जो परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था वो मार्च 2023 में हुआ था। आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान साहब को बार बार अदालत बुला रही थी कि आप इस्लामाबाद आएँ, हाज़िरी लगवाएं, और इमरान खान साहब हाज़िरी नहीं लगवा रहे थे। फिर इमरान खान साहब लाहौर से आए, जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे तो वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेंजर्स भी थी, वहाँ पे बहुत पुलिस भी थी, वहाँ पे इमरान खान साहब के वर्कर्स भी आए थे, उन्होंने गुलेलों के ज़रिए पत्थर भी मारे थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और इमरान खान साहब की गाड़ी जो थी फंस गई, फिर वो अंदर से रीडर आया और उसने आके गाड़ी के अंदर बैठ के तो इमरान खान साहब के अंगूठे लगवाए थे, अगर आपको याद हो तो सारा। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि मुझे उस दिन कत्ल करने की साजिश की गई थी, कि मैं आऊँगा, मैं हजूम के अंदर फंसूँगा और मुझे किसी न किसी साइड से गोली मार दी जाएगी या हजूम के अंदर से कुचला जाएगा मुझे, और मैं कुचला जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा। अब उस पर वो दो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक परवेज़ खटक साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे आरफ अलवी साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि इन दोनों ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि आप अदालत ज़रूर आएँ, अदालत से बाहर ना रहें, आपको आना चाहिए। बहरहाल 18 मार्च की तारीख थी शायद। तो इमरान खान साहब जब मोटरवे पे पहुँचे तो उन्हें किसी ने बताया कि जी आपके ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, आप तो मरने जा रहे हैं। तो वो चीज़ इमरान खान साहब के दिमाग में बैठ के उन्होंने कहा कि इन दोनों ने मुझे ट्रैप किया है और इनका मकसद ये था कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं मारा जाऊँ। तो फिर आरफ अलवी साहब के साथ भी उनके इख्तलाफात पैदा हो गए थे और परवेज़ खटक साहब के साथ भी उनके इख्तलाफात पैदा हो गए थे। फिर इस दौरान परवेज़ खटक साहब की अहलिया का इंतकाल भी हो गया था, और परवेज़ खटक साहब का ख्याल ये था कि इमरान खान कम अज़ कम ताज़ियत के लिए ज़रूर आएंगे या पैगाम देंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने ना पैगाम दिया, ना उन्होंने फ़ोन किया और ना वो ख़ुद तशरीफ़ लाए। तो जब ये हुआ तो उसके बाद फिर ये एक डिवीज़न पैदा हो गई और परवेज़ खटक साहब ने अपना रास्ता अलग कर लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो ये पहला उस मार्च 2023 के बाद इमरान खान साहब का पहला सामना था परवेज़ खटक से, और परवेज़ खटक का भी पहला सामना था इमरान खान का। बल्कि बुशरा बीबी जो थी वो भी हंस पड़ी उनको देख के। तो ये एक पहला इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ है जो परवेज़ खटक साहब के लिए अच्छा नहीं था। फिर परवेज़ खटक साहब जब बाहर निकले तो उन्होंने ये भी कहा गंडापुर साहब को कि वो बढ़ के मार रहे हैं, लेकिन मैंने फैक्ट्स बयान किए, मैंने किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी। तो ऐसे लगता है कि जैसे उनके जहन में गंडापुर साहब का भी असर था कि जो गंडापुर साहब ने कहा ना कि हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहने देंगे, तो बैक ऑफ माइंड उनके था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो गंडापुर साहब के बारे में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने परवेज़ खटक साहब को यरका लिया तो गलत नहीं होगा, और इमरान खान साहब ने अगर उनका कॉन्फिडेंस से लूज़ किया तो ये भी बात गलत नहीं होगी। तो परवेज़ खटक साहब जो है वो कल थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड फील कर रहे थे अदालत के अंदर, तो ये एक चीज़ है जिसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक सीजन्ड सियासतदान, इस वक्त वो अलायंस में जा रहे हैं पीटीआई के साथ, लेकिन पीटीआई को पूरी तरह से उन पर एतबार नहीं है। जो वो मशवरे देते हैं उससे भी वो थोड़ा सा वक्ती तौर पे डर जाते हैं। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है आपको बताते हैं। अब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिस्टम डीरेल हो, आपको फ़ायदा हो, तो आपको चाहिए कि तमाम ऐवानों से आप इस्तीफ़ा दे दें, आप सेनेट से भी दे दें, कौमी असम्बली से भी दे दें, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी लात मार दें, ताकि उसके बाद फिर ये सिस्टम डीरेल हो जाएगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो उस पर जब ये मशवरा दिया गया तो असद कैसर साहब के ज़रिए मशवरा दिया इमरान खान साहब को, तो सारी पार्टी नाराज़ हो गई सारे मौलाना फजलुर रहमान से, बल्कि सब ने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा चाहते हैं कि हम वही गलती करते हैं जो हमने 2023 में की थी या 2022 के आखिर में की थी, क्योंकि अगर हम कौमी असम्बली जो है उससे इस्तीफ़ा ना देते, अगर हम पंजाब गवर्नमेंट ना गिराते, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ना छोड़ते, तो आज हमारी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो हमने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती की थी, तो अब हम दोबारा ये गलती करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये लोग कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें,
लेकिन पार्टी नहीं चाहते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इतना अरसा जलीलो ख्वार होने के बाद दोबारा मौका मिला है कि वो कौमी असम्बली में आके बैठ सकें, अपने चैम्बर्स में बैठ सकें, फिर वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन बन सकें, फिर वहाँ पे गाड़ियाँ हों, वहाँ पे बहुत सारी मराहत हों, फिर तकरीरें करने का मौका मिले कि और तकरीरें जो हैं वो नेशनल टेलीविजन पे दिखाई जाएं, फिर आपको टॉक शोज़ में आप बैठ सकें और आप बात कर सकें। तो इनमें से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि वो इन कुर्सियों से उठ जाए या इन बेंचों से उठ जाए या ये जो टेलीविजन के ऊपर रोज़ उनको मौका मिलता है इससे महरूम हो जाए। तो इमरान खान साहब अगर चाहें भी तो ये लोग नहीं मानेंगे, इस बार नहीं मानेंगे इमरान खान साहब की बात जी कि इस्तीफ़े दे दें। अब एक बंदा भी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है फ़र्क कि जो इस्तीफ़ा देना चाहता हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं। उन्होंने वैसे ही मशवरा नवाज शरीफ को भी दिया था 2018 के इलेक्शन के बाद कि आप कौमी असम्बली ज्वाइन ना करें, आप रिजल्ट ही ना माने इस इलेक्शन के, तो सूरत मुख्तलिफ होगी। वो बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा भी कि अगर मौलाना की हम बात मान लेते तो सूरत मुख्तलिफ होते, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने नहीं मानी थी। आज मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मशवरे को मानेगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मशवरा जो है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। नाज़रीन, अपना वीलॉग यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। स्पेशली एक मैसेज आपको देना चाहूँगा कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लीडरान आपको कुछ भी कहें, एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है। उनके मशवरों पर अमल करने से पहले एक दफ़ा अपनी अकल ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।